अब हम यहाँ देख लेते हैं रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इनके बीच में एक छोटा सा सुंदर सा रिलेशन है जो हमें समझना ज़्यादा है, मैथमेटिकली कम देखना है। तो वो रिलेशन ही पहले समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझेंगे और उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के साथ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे रिलेटेड है फिर वो समझेंगे। तो मैं ये एक सर्कल ले लेता हूँ जिसका एक डायमीटर है, ये पकड़ लेता हूँ एक्स डैश, ये है सेंटर ओरिजिन ओ और ये है एक्स, कैपिटल एक्स। सिमिलरली इधर भी एक डायमीटर बना ही सकते हैं, इसे भी फिर वाई डैश पकड़ लेते हैं, ये ओ और ये वाई, ठीक है। अब ये पकड़ते हैं कि ये सरफेस पे ही ये जो पूरा ये है पेरीमीटर पे ही एक पार्टिकल रोटेट कर रहा है। तो इनिशियली वो पार्टिकल यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ, फिर यहाँ, और तो बोलने की बात नहीं है, वो ऐसे ऐसे करके आता ही रहेगा और पूरा रोटेशन कंप्लीट करता ही रहेगा। फिर यहाँ ऐसे आएंगे और रोटेशन कंप्लीट करते रहेंगे। ऐसे करके वो फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएंगे। ये जो पार्टिकल रोटेट कर रहे हैं ना, उसका नाम दे देता हूँ, ये पार्टिकल का नाम है पी। तो पी पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। इससे तो ऑब्वियस से ये समझ आ रहा है कि ये पार्टिकल जब रोटेट कर रहा है तो इसका कुछ तो स्पीड होगा। स्पीड, कौन सा स्पीड, क्योंकि ये अब लीनियर तो नहीं मूव कर रहा है, ये तो रोटेशनल मूव कर रहा है, तो इसका कुछ रोटेशनल स्पीड होगा जो है ओमेगा, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड मैं ये सोच लेता हूँ कि ये एंगुलर स्पीड से ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। ये एंगुलर स्पीड क्या होगा ये भी सोच लेता हूँ कि यहाँ से निकलकर इसे पूरा घूमकर यहाँ आने में लग रहा है कैपिटल टी टाइम। तो कैपिटल टी टाइम जो है वो इस पार्टिकल का मैं बोल सकता हूँ टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, एक कंप्लीट पीरियोडिक मोशन को ख़त्म करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड है। तो ये एक पीरियोडिक मोशन तो है, हालांकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट का टू और फ्रो मोशन नहीं हो रहा। किसी भी पॉइंट को मैं ले रहा हूँ तो उसे ये पी जो है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कट कर रहा है, जो इस डायरेक्शन में। तो ये पीरियोडिक मोशन है। तो पीरियोडिक मोशन है तो उसका एक टाइम पीरियड होगा। पकड़ लेता हूँ कि एक्स से शुरू करके पी जा रहा है ऐसे, और घूम कर उसे जब फिर से एक्स में आना पड़ रहा है तो वो टाइम ले रहा है कैपिटल टी। तो दिस कैपिटल टी इज़ माई टाइम पीरियड, ठीक है। एंगल कितना कवर हुआ, अगर मैं रेडियन के टर्म्स में सोचूँ तो 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई एंगल है। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। एंगुलर कितना है, 2 पाई कवर होता है कितने देर में, टी। तो यहाँ भी ओमेगा जो है मेरा 2 पाई बाई टी है, ये मैं पकड़ लेता हूँ। तो इसका मतलब कि ये पॉइंट पी, जो पार्टिकल पी है, वो ओमेगा स्पीड से इसके चारों तरफ घूम रहा है इस सरकमफ्रेंस पे। वेरी गुड। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, तो टी जैसे जैसे बढ़ेगा ये एंगल भी होगा, एक रिलेशन भी है, ओमेगा इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो जैसे जैसे मेरा टी बढ़ेगा, ओमेगा तो फिक्स्ड है, जैसे जैसे टी बढ़ेगा एंगल भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि एज टाइम इज़ पासिंग ये एंगल भी बढ़ रहा है। शुरू में एंगल ऐसा था 0, फिर थोड़ी देर बाद एंगल बढ़ के ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद एंगल बढ़ के ऐसा हो गया, फिर थोड़ी देर बाद एंगल बढ़ के ऐसा हो गया। तो जैसे जैसे टी पास हो रहा है हमारा एंगल जो है थीटा वो भी चेंज हो रहा है। इतनी बातें हम लोग समझ लिए। अब समझते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा ये जो पी है वो यहाँ पे है, ठीक है। वो टाइम जो है वो पकड़ लेता हूँ टी इक्वल्स टू 0 पे। थोड़ी देर बाद पी यहाँ आया, तो ये पी यहाँ आ गया। इस पी का जो प्रोजेक्शन है, मतलब पी का शैडो अगर मैं पकड़ूँ इसके ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस x0 x(o)x डैश, इसके ऊपर अगर मैं पी का शैडो पकड़ूँ, शैडो बताता हूँ,
तो ये पी का शैडो पकड़ूँ ऐसे करके, तो वो ये पॉइंट होगा इस एक्सिस पे, मतलब इस डायमीटर पे ये। थोड़े देर बाद जब पी इधर आ जाएगा तो इसका शैडो जो है इसके ऊपर वो ये पॉइंट होगा, समझ कर देखिए, ठीक है। थोड़े देर बाद जब पी यहाँ आ जाएगा तो इसका शैडो अब फिर से इस पॉइंट पे यहाँ होगा, इस एक्सिस पे। जब यहाँ आएगा तो इसका शैडो यहाँ होगा, जब पी यहाँ आएगा तो इसका शैडो फिर यहाँ होगा, ठीक है ना। जब पी यहाँ आएगा तो फिर उसका शैडो यहाँ होगा, फिर पी यहाँ आएगा तो शैडो यहाँ होगा, और पी जब ओरिजिन में फिर ये एक्स डैश में चला जाएगा तो इसका शैडो और पी दोनों ही आपस में मीट कर जाएंगे। तो अभी इतना ही समझते हैं कि जब पी एक्स से शुरू किया और उसने ये पॉइंट पोजीशन पे गए, ये पोजीशन पे गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए और यहाँ गए। जब पी यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम बीता, समय बीता है ना, मैंने तो बोला है कि थीटा जो है वो टाइम का फंक्शन है, मतलब जैसे जैसे टाइम बीतेंगे थीटा भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है और थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे पी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है, और पी के पोजीशन के साथ पी का जो शैडो है जो इस एक्सिस पे पड़ रहा है वो भी देखिए चेंज हो रहा है। पहले यहाँ पर ही था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, 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 ठीक है ना। आगे अगर वो ये सिलसिला चलाते रहे तो ये पी का फिर ये शैडो जो नेगेटिव वाले में वो भी यहाँ पे पड़ेगा ऐसे कुछ, फिर ये वाला आएगा ऐसे कुछ, फिर ये वाला आएगा ऐसे कुछ, फिर ये वाला आएगा ऐसे कुछ, फिर ये वाला, फिर ये शैडो इधर, ऐसे ऐसे कुछ पकड़ लेते हैं ये शैडो, और लास्ट में फिर ऐसा। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि जब पी एक कंप्लीट रोटेशन करेगा एक्स से एक्स तक, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स डैश है, ये ओ है, तो जब पी एक कंप्लीट रोटेशन करेगा यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे करके ऐसे करके, जब यहाँ कंप्लीट आ जाएगा तब पी का जो शैडो है जो मैं किस एक्सिस पे देख रहा था, इस एक्सिस पे एक्स जीरो एक्स ओ एक्स डैश पे, वो भी ऐसा ही कर रहा है, ऐसे ऐसे, पहले यहाँ था, फिर ऐसे 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 गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया। अब ऐसे जब हुआ यहाँ से यहाँ तक, पी भी ऊपर से यहाँ तक पहुँच चुका है। अब पी जब नेगेटिव में जा रहा है इधर नीचे की तरफ तो उसका शैडो फिर यहाँ से रिटर्न कर रहा है, ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहाँ भी ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहाँ आ गया। तो अब आपको समझ आ रहा होगा कि रिलेशन बिटवीन सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पी क्या कर रहा है, पी यहाँ पर जो कर रहा है वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और पी का जो शैडो है मैं उसे पकड़ लेता हूँ वो एन है, ठीक है। तो एन क्या हो रहा है, एन पहले यहाँ था, फिर यहाँ, 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 और फिर रिटर्न जब पी फिर नीचे आ रहा है तो एन फिर उसी पोजीशन से वापस भी आ रहा है, यहाँ आकर ऐसे ऐसे एन वापस आकर यहाँ आ गया। तो जो पी है वो कर रहा है सर्कुलर मोशन, और जो एन है जो डॉट्स है वो क्या कर रहे हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कि वो पहले तो ऑसिलेटरी कैसे है वो समझते हैं। ऑसिलेटरी कि एक मीन पॉइंट है, कौन सा, ये वाला, इस मीन पॉइंट के आगे और पीछे एन जा रहा है ना, एक बार यहाँ से शुरू किया ऐसे गया और फिर घूम के यहाँ आ गया, फिर अगले रोटेशन में ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, इसी को ही तो कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और यहाँ पर मीन पोजीशन कौन सा है, ये है हमारा मीन पोजीशन, इसके अबाउट इधर और इधर, इधर और इधर ये ऑसिलेशन कर रहा है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एक स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये एन का डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से दूर होता जाएगा वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल टू एक्स है। तो जैसे जैसे मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा रिस्टोरिंग फोर्स भी बढ़ेगा, और डायरेक्शन जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का विल बी ऑलवेज टुवर्ड्स दी ओरिजिन या टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन भी है, वो अभी हम लोग मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से अब देखेंगे, ठीक है। पहले अब ये पी ऐसे घूम रहा है एंगल का, ये सारे कंसेप्ट हमें पता चल गया। तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ फिलहाल यहाँ पे समझने के लिए कि पी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
यहाँ पे था, तो इसका जो शैडो नीचे बनेगा वो यहाँ बनेगा, ठीक है। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये एंगल जो था वो थीटा था, ठीक है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये है ना, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये जो लेंथ है यही एन का डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इसे मैं कंसीडर कर लेता हूँ एक्स, ठीक है। अब आप देखिए नॉर्मली, हाँ, बिना कुछ ज़्यादा सोचे मैथमेटिकली क्या मैं बोल सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर हाँ, तो क्या ये एंगल कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस मतलब ओ एन बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ओ पी है क्या, ओ एन बाई ओ पी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ ओ एन इक्वल्स टू ओ पी कॉस थीटा, ठीक है। अब ये ओ एन क्या है, वो ओ एन ही मैं पकड़ लिया हूँ एक्स है, ठीक है। ओ पी क्या है, ये ओ पी है रेडियस ऑफ द डायमीटर, सॉरी रेडियस ऑफ द सर्कल, उसे मैं पकड़ लेता हूँ ए। अब ए क्यों पकड़ा है, आप सोचिए, ए क्या था, ए था एम्पलीट्यूड, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ए था एम्पलीट्यूड, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो पॉसिबल है। अब आप ये देखिए, ये जो एन है ये इधर इधर ऐसा कर रहे हैं ना, तो ये ओ से मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस कर सकता है, ओ से एक्स तक जा सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं। तो ओ से एक्स क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, और ये ओ से पी क्या है, ये भी रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो इसे मैं ए से डिनोट कर ही सकता हूँ ना, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड भी है, तो मैं इसलिए ए से डिनोट कर रहा हूँ, ओ पी इज़ ए। तो ये ओ पी को भी ए लिख दिया हूँ, और ये कॉस थीटा को कॉस थीटा, ठीक है। अब थीटा को मैं यहाँ भी बताया कि थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है वैसे वैसे थीटा का वैल्यू भी तो चेंज हो रहा है। ये तो कोई फिक्स्ड नहीं है कि थीटा 45 डिग्री हो गया बात ख़त्म, यहाँ पे थीटा, ये थीटा डिग्री है 45 डिग्री बात ख़त्म। ये थीटा तो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, अभी ये थीटा है, थोड़ी देर बाद ये थीटा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद ये थीटा हो जाएगा। अब इसे मैं कैसे मैथमेटिकली लिखूँगा, तो उसके लिए मुझे लिखना है कि थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। ये हो गया हमारा काम ख़त्म। ये क्या लिख दिया मैंने एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया, जो हमने फिजिकली समझा था क्या मोशन होता है। अब ये मैथमेटिकली ऐसा ही है, इसमें सारे कुछ एप्लीकेबल है। ये अगर मैं देखूं तो ये सब कुछ इस पर एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो सब समझेंगे अभी थोड़ी देर में। अब ये एक जो है डिस्प्लेसमेंट है, मैंने यहाँ पे लिख दिया था डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी हो गया है, तो ये एक्स क्या है, ये है हमारा ये जो पार्ट एन है ना, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है पार्टिकल, मतलब पॉइंट एन इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो उस पॉइंट एन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है कि कैसे ये टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। अब ये पार्टिकल एन का डिस्प्लेसमेंट मैं जान गया, क्या मैं इसे वेलोसिटी भी जान सकता हूँ इस पार्टिकल एन का? तो आंसर है हाँ, मैं पार्टिकल एन का वेलोसिटी भी जान सकता हूँ। वेलोसिटी कैसे जान सकते हैं? किसी भी पार्टिकल का अगर आप डिस्प्लेसमेंट जानते हैं तो हमें पता है वेलोसिटी इक्वल्स टू डी एक्स डी टी। तो मैं अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर दूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मैं वेलोसिटी भी जान जाऊँगा इस पार्टिकल का, मतलब मुझे एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा वेलोसिटी का भी। तो वही करते हैं, कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा। तो मैं लिख देता हूँ माइनस साइन थीटा ओमेगा टी, ठीक है। और क्योंकि ये सिर्फ ओमेगा टी है और यहाँ टी है, तो ये ओमेगा जो है कांस्टेंट है वो भी एक सामने आ जाता है। ये डिफ्रेंशिएशन आपको जानना पड़ेगा। तो इससे मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो v इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये जो एक्सप्रेशन है ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। मतलब कि अब ये पार्टिकल n जो है उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट होता था, अब ये पार्टिकल n का जो वेलोसिटी है वो अब इस इक्वेशन से डिनोट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं पार्टिकल n का एक्सेलरेशन भी निकाल सकता हूँ कि चलो वेलोसिटी तो पता है, अब एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है मुझे पता है, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं अब सेम चीज़ करूँगा, डी डी टी ऑफ माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी।
अब साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है पॉजिटिव, और ये ओमेगा टी के लिए एक ओमेगा बार फिर आएगा, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये एक वाइटल एक्सप्रेशन हो गया किसका, एक्सेलरेशन का। सॉरी, मैंने पहले ही बोला था कि एक्सेलरेशन को हम एफ से डिनोट करेंगे, ए सिर्फ एम्पलीट्यूड के लिए। तो अब एफ से लिख देते हैं, एफ इक्वल्स टू ये और एफ इक्वल्स टू ये, मतलब इस पार्टिकल एन का एक्सेलरेशन भी हमने निकाल लिया मैथमेटिकली, ये एक्सप्रेशन है। अच्छा, इधर से देख सकते हैं ना कि ये एफ को हम क्या लिख सकते हैं, एफ को लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स है ना, एक्स है ए कॉस ओमेगा टी, तो ये ए और ये कॉस ओमेगा टी, इसे मैं एक्स लिख सकता हूँ, तो एफ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब क्या था, ये कैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अब ये प्रूफ भी हो जा रहा है। हम जानते थे ना कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ठीक है, अब फोर्स है, फोर्स के अंदर होता क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। मास कांस्टेंट है तो मैं बोल सकता हूँ एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो ये अगर होगा तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ से आते हैं तो एफ इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर को मैं कांस्टेंट पकड़ लूँ तो एक्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इसका मतलब कि मैं जो ये डेरिवेशन निकाल रहा हूँ ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, इसलिए ही तो ये सेटिस्फाई हो रहा है एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, और यहाँ भी एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ओके, अब हम एक काम करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और ये एक्सलेशन के एक्सप्रेशन, इसको थोड़े से अच्छे से समझने के लिए एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, और ग्राफिकली समझेंगे कि इससे हम क्या समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे टेबल बनाते हैं, पहले रहेगा हमारा ओमेगा टी लिख सकता हूँ, ओमेगा टी। दूसरा रहेगा हमारा यहाँ डिस्प्लेसमेंट, जिसका इक्वेशन है एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी। फिर रहेगा हमारा वेलोसिटी, जिसका एक इक्वेशन है वी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा कॉस साइन ओमेगा टी। और फिर है एक्सेलरेशन, जो है एफ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ। चलिए, और ये ओमेगा टी। ओके, जब ये सर्कल है ऐसा, सॉरी बहुत अच्छा नहीं सर्कल बना दिया मैंने, ये जब सर्कल है ऐसा और मैंने कहा है कि इस पॉइंट से वापस घूमकर इस पॉइंट में आने में लगता है टी टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ से 1/4 डिस्टेंस कवर करने में t/4 टाइम ही लगता होगा, यहाँ पर t/2 टाइम लगता होगा, यहाँ पर 3t/2 टाइम लगता होगा, और यहाँ फिर आकर t टाइम लगता है। तो मैं पकड़ता हूँ कि जब मेरा t जो है t इक्वल्स टू 0 था तब मेरा पार्टिकल यहाँ था, फिर जब t इक्वल्स टू t/4 हुआ तब मेरा p जो है वो यहाँ आ गया, फिर t इक्वल्स टू t/2 हुआ तो मेरा p यहाँ आ गया, जब t इक्वल्स टू 3t/2 है तब मेरा p यहाँ आ गया है, और t इक्वल्स टू जब t है तो हमारा p फिर यहाँ आ गया है। इसके बाद मुझे कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके बाद जो है वो फिर रिपीटेशन हो जाएंगे, इतना वक्त हमारे पास नहीं है। तो जब, और ओमेगा का वैल्यू हमें पता है, ओमेगा का वैल्यू क्या है, ओमेगा का वैल्यू है 2π/t। ठीक है ना, तो अब मैं ओमेगा टी का वैल्यू यहाँ पे लिखूँगा कि जब t इक्वल्स टू 0 है तब ओमेगा टी क्या है, ऑब्वियसली ओमेगा इंटू टी, तब 0 हो जाएगा। जब t इक्वल्स टू t/4 है तब ओमेगा टी क्या है, t/4 है तो ओमेगा टी क्या है, ओमेगा क्या है 2π/t, और t क्या है t/4, सॉरी t क्या है, t है t/4।
थोड़ा काट कूट कर लिख सकते हैं, ये π/2। इस केस में लिख सकते हैं ओमेगा टी इक्वल्स टू 2π/T इंटू T/2। ठीक है, इसे लिख सकते हैं पाई। इसको लिख सकते हैं ओमेगा टी, आप कैलकुलेट करके देखिए 2π/T, और ये t का वैल्यू है 3T/2। इसे हम लिख सकते हैं 3π/2। ये 3T/4 होगा, हाँ मैंने गलत लिखा है, तो ये 3T/4 होगा और ये भी 3T/4 होगा, तो मैं लिख सकता हूँ 3π/2। और ये वाले केस में लिख सकता हूँ ओमेगा टी इक्वल्स टू, आप पुट करके देखिएगा ये आ जाएगा 2π। ठीक है, तो मैं एक टी का कॉलम भी बना लेता हूँ यहाँ पे छोटा सा। तो एक टी का कॉलम है, एक ओमेगा टी का कॉलम है। तो t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू T/4, t इक्वल्स टू T/2, t इक्वल्स टू 3T/4, t इक्वल्स टू t। उधर ही ओमेगा हो जाएगा 0। लाजमी सा बात है ना, ये एंगल क्या है, T/4 होगा तो एंगल भी तो ये π/2 ही है, ये पाई है, ये पाई है, ये है 3π/2 और ये है 2π। तो वही है यहाँ पे भी, ये π/2 है, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है 2π। देखिए यहाँ से हमने लिखा है 1 2 3 4 5, ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब अगर x का पुट करते हैं, x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ओमेगा टी का वैल्यू क्या है 0, तो a cos ओमेगा 0, cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो ये x क्या हो गया, x इक्वल्स टू a हो गया। थोड़ा देखिएगा आपको समझ आने लगेगा कि x इक्वल्स टू a है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे π/2 लिखूँगा अगर, तो cos 90 डिग्री या π/2 होता है 0, तो यहाँ पर x जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 90 डिग्री लिखता हूँ cos π या cos 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री होता है -1, -1 इंटू a माइनस ए। थोड़ा आप कैलकुलेट कीजिएगा, आपको मिलेगा cos 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो cos 270 डिग्री क्या होता है, cos 270 डिग्री होता है 0, तो ये फिर से हो गया 0। और ये जो फिर से मैं यहाँ आ जा रहा हूँ, तो cos 2π मतलब cos 2π मतलब cos 360 डिग्री मतलब cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री क्या है 1, तो 1 इंटू ए, तो ये आ गया a। तो टाइम के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट इस तरीके से चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी में क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। बस इस ओमेगा टी के जगह मैं 0 पुट करूँगा, साइन 0 क्या होता है 0, तो वेलोसिटी जो है वो 0 हो गया। फिर ये ओमेगा टी के जगह मैं π/2 पुट करूँगा मतलब 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री मतलब 1, तो 1 इंटू माइनस ए ओमेगा हो जाएगा -a ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस साइन 180 डिग्री 0, फिर साइन 270 डिग्री 1, साइन साइन 270 डिग्री -1, तो -1 और ये माइनस ए ओमेगा हो जाएगा प्लस ए ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे एक प्लस डाल देता हूँ, समझने में इजी होगा। ये वाला फिर हो जाएगा 0, साइन 360 डिग्री मतलब साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री मतलब 0, तो ये 0। अब यहाँ f में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ -ω² मल्टीप्लाई कर देना है x के वैल्यू में, हमें f मिल जाएगा। तो यहाँ पे -ω² करूँगा तो -a⍵² ये आएगा। ये 0 है तो ये भी 0, यहाँ पे -a है, -a में -ω² मल्टीप्लाई कर दूंगा तो +a⍵², फिर ये 0 और ये -a⍵²। तो हम x का, वेलोसिटी का और एक्सप्रेशन का वैल्यू हमें मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अलग अलग पोजीशन में। ठीक है, तो अब हम इसके ग्राफ भी बना सकते हैं, इससे कुछ और समझ भी सकते हैं। पहले समझ लेते हैं फिर ग्राफ बनाएंगे। समझेंगे क्या, चलिए ऐसा समझते हैं।
एक पेंडुलम है, ठीक है। ये पेंडुलम जब ऑसिलेट करेगा तो एक पोजीशन उसे यहाँ मिलेगा और एक पोजीशन उसे यहाँ मिलेगा, ठीक है। अब ये पेंडुलम जो ये t इक्वल्स टू 1 t इक्वल्स टू 0 है वो यहाँ है, ठीक है, ये t इक्वल्स टू 0। फिर ये आ रहा है t इक्वल्स टू t/4, t इक्वल्स टू t/2। फिर रिटर्न जब आ रहा है t इक्वल्स टू 3t/4 और ये हो गया t इक्वल्स टू t। मतलब पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरा पोजीशन 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया फिर से 4 और ये हो गया 5, ठीक है ना। इसे मैं अगर बोलूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो ऐसे अब पोजीशन 1 में देखिए क्या हो रहा है, फिर से एक बार अच्छे से बनाते हैं, समझ अच्छा आएगा। ठीक है, ये पोजीशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर ये 4 है और फिर ये 5 है। तो पोजीशन 1 में क्या हो रहा है, पोजीशन 1 में हमारा x जो है वो इक्वल्स टू a है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है मैक्सिमम है पॉजिटिव साइड में, मैं पकड़ लेता हूँ ये साइड जो है पॉजिटिव है और ये साइड जो है नेगेटिव है, तो मैक्सिमम है। फिर पोजीशन 2 में क्या है, x जो है 0 है। पोजीशन 3 में क्या है, x जो है -a है, ठीक है, एकदम नेगेटिव। फिर पोजीशन 4 में क्या है, पोजीशन 4 में आप देखिए फिर x जो है वो 0 है। पोजीशन 5 में क्या है, x जो है फिर से पॉजिटिव है। तो ये समझ आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब दूसरी बात देखते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब तो हमने इसका देख लिया x का, अब हम देख लेते हैं v का क्या हाल है। तो पोजीशन 1 में v का क्या है हाल, 0, वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्यों 0 है ये समझने वाली बात है। पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, यहाँ से मूव करते हुए गया, इस कोने में गया, कोने में जाकर क्या होगा, एक समय तो उसे अब वेलोसिटी रिवर्स करना है। पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसे वापस इस डायरेक्शन में आना है। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए तो उससे वेलोसिटी कम करते 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 एक पॉइंट में तो 0 होना पड़ेगा, फिर तो वो वेलोसिटी रिवर्स करके नेगेटिव में आ सकता है। तो यहाँ पर जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है, ये डायरेक्शन जो पॉजिटिव है और ये डायरेक्शन नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव होने के लिए बीच में तो एक बार 0 आना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब कि ये जाते जाते एक जगह जाकर रुकेगा और फिर वो नेगेटिव में आना स्टार्ट करेगा। तो वो जो रुक रहा है इसलिए वेलोसिटी 0। यहाँ पे देखिए एट पोजीशन 1 वेलोसिटी 0। अब ये पोजीशन 2 में क्या है, पोजीशन 2 में वेलोसिटी नेगेटिव मैक्सिमम, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू है। ये देखिए ये अगर v इक्वल्स टू -a ओमेगा साइन ओमेगा टी लिखता हूँ तो इस पूरे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू -a ही हो सकता है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में -a। अब नेगेटिव क्यों, क्योंकि इस इधर से जब इधर आ रहा है तो इसका मोशन कैसा है, इस डायरेक्शन में है मोशन। तो मैं पकड़ा हूँ ना, ये डायरेक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव यहाँ नहीं, नेगेटिव यहीं स्टार्ट हो गया था। जब ये डायरेक्शन ऐसे जाकर रुक कर जैसे ही इसने इस साइड का मोशन स्टार्ट किया, इसके डायरेक्शन नेगेटिव हो गए। लेकिन नेगेटिव होकर 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 जब ये 2 पे आए हैं तब इसका नेगेटिव डायरेक्शन का स्पीड मैक्सिमम है। मतलब यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा था लेकिन यहाँ आकर इसका वेलोसिटी बहुत ही मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ये ऊपर जाएंगे इनका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता रहेगा और एक पॉइंट यहाँ आएगा जब वो कम होकर 0 हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ये इधर था, कम होकर 0 हो जाएगा और फिर 0 के बाद वो फिर इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में आना शुरू करेंगे। तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव 0 होने के बाद फिर पॉजिटिव होना शुरू करेंगे और फिर ये ऐसे नीचे आएगा। नीचे जब आएंगे तो फिर इस पोजीशन में आके उसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाएंगे और इधर जाते जाते फिर वो पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कम होते होते 0 हो जाएगा और फिर नेगेटिव डायरेक्शन पकड़ लेगा। तो
तो यहाँ पे पहले मैं 2 की बात कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ 1 से 2, तो नेगेटिव v। फिर जब मैं 3 में आ जाऊँगा तो v क्या होगा, v हो जाएगा, देखिए 3 पे v है, सॉरी ये है 3 पे v है 0। फिर मैं जब 4 पे आऊँगा तब मेरा डायरेक्शन क्या है बॉब का, इस डायरेक्शन में मतलब 2 से 4 से 5 के तरफ। तो मैं एरो ऐसा दिखा रहा हूँ और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसलिए ये प्लस ए ओमेगा यहाँ। फिर जब ये पोजीशन 5 में जाएगा तो v इक्वल्स टू 0, फिर यहाँ पे v 0 है। ये साइकिल समझ आया तो बहुत अच्छी बात है। अब एक और साइकिल समझ लेते हैं वो है एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने ऐसे ही पहले पढ़ा है कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, ये कलर अच्छा नहीं है क्या, तो एक्सेलरेशन क्या, ये और भी अच्छा नहीं है, ये ठीक रहेगा। तो एक्सेलरेशन को क्या पढ़ सकते हैं, एक्सेलरेशन को पहले ही पढ़ा था कि ये प्रोपोर्शनल टू -x है बस। तो जहाँ हमारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा वहाँ एक्सेलरेशन नेगेटिव होना चाहिए। तो अब f को पकड़ता हूँ, f इक्वल्स टू पोजिशन 1 में क्या है, -a ओमेगा स्क्वायर। पोजिशन 1 में ही -a ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि पोजिशन 1 में ही f का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड में, ऐसा f जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में क्यों है, क्योंकि पोजीशन 1 में डिस्प्लेसमेंट क्या है, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में मीन से सबसे ज़्यादा दूर है पोजीशन 1। तो जब सबसे ज़्यादा दूर है तो रिस्टोरिंग फोर्स भी सबसे ज़्यादा आएगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास तो कांस्टेंट है, इसे तो छोड़ देते हैं। अब अगर फोर्स को नेगेटिव होना है तो एक्सेलरेशन को भी नेगेटिव होना है, और फोर्स को मैक्सिमम होना है तो एक्सेलरेशन को भी मैक्सिमम होना है। तो यही है कि इस पोजीशन में फोर्स को भी मैक्सिमम होना है इसलिए, और नेगेटिव डायरेक्शन में होना है इसलिए मास को छोड़ देते हैं। एक्सेलरेशन जो है वो भी मैक्सिमम है और नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए वो इस डायरेक्शन में उसे बॉब को टानना चाहेगा। एक ऐसा फोर्स आएगा जो इस बॉब को मीन पोजीशन में लाना चाहेगा, इसलिए जो एक्सेलरेशन है वो माइनस और नेगेटिव है। ठीक है, इतना समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब पोजीशन 2 में क्या होगा, 2 में जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स भी 0 होना है, और फोर्स 0 होना है तो उसका एक्सेलरेशन भी 0 होना है। तो ये 2 पे एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए पोजीशन 2 पे एक्सेलरेशन 0। अब जब डिस्प्लेसमेंट बढ़ के फिर से माइनस नेगेटिव हो गया, मतलब माइनस नेगेटिव में मैक्सिमम हो गया, तो फोर्स भी अब क्या होगा, पॉजिटिव में मैक्सिमम होगा। और फोर्स के पॉजिटिव में मैक्सिमम होने के लिए मुझे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव में मैक्सिमम चाहिए। तो ये हो गया पॉजिटिव में मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये वाला। ठीक है, ये क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट जब इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो चुका है तो मुझे फोर्स इस डायरेक्शन में मैक्सिमम चाहिए, और वो फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मुझे फोर्स मैक्सिमम चाहिए पॉजिटिव में, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होना चाहिए पॉजिटिव में। मास का तो क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है। ये हो गया। फिर से जब ये डिस्प्लेसमेंट 0 होगा पोजीशन 4 पे, तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट 0, अब कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है तो फिर यहाँ पे F0, और जैसे ही फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम पॉजिटिव तो F फिर मैक्सिमम नेगेटिव आना चाहिए, तो F जो है फिर मैक्सिमम नेगेटिव इस डायरेक्शन में। तो ये सारे जो है इस बात को प्रूफ कर रहे हैं कि ये पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमने बनाया है ये कुछ भी नहीं है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही डिनोट कर रहा है, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग लेस देन दैट। ठीक है, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँ अगर इनका, तो ग्राफ प्लॉट इजी है, बहुत इजी है, ऐसे कर सकते हैं।
यहाँ मैं ग्राफ बनाऊँगा डिस्प्लेसमेंट का एक्स का, यहाँ मैं ग्राफ बनाऊँगा वेलोसिटी का, और यहाँ बनाऊँगा एक्सेलरेशन का, और ये सारे एक्सिस जो है वो टाइम है। ठीक है, ये पकड़ लेता हूँ, एक टाइम का एक स्लॉट है जो t इक्वल्स टू t/4 है। ठीक है, मतलब दूसरा पोजीशन। फिर थोड़ी देर बाद ये एक जगह है, ये ऊपर लिखना अच्छा होगा, ये t इक्वल्स टू t/4 है, ये t इक्वल्स टू t/2 है। ये थोड़ी देर बाद t इक्वल्स टू 3t/4 है, और ये t इक्वल्स टू t है, और ये जो है t इक्वल्स टू 0 है। तो हमने 5 पोजीशन यहाँ लिख लिया है। ये हमारा पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4 और पोजीशन 5। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे। पहले ब्लू से बनाते हैं एक्स का। तो एक्स क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन 1 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम है, तो पोजीशन 1 पे इसका वैल्यू मैं पकड़ लेता हूँ, ये पॉजिटिव मैक्सिमम यहाँ पे। पोजीशन 2 पे इसका वैल्यू 0 है यहाँ। पोजीशन 3 में नेगेटिव मैक्सिमम, पोजीशन 4 पे 0 और पोजीशन 5 में पॉजिटिव मैक्सिमम। तो मैं इसे अगर ज्वाइन करूँ तो ये एक ऐसा वेव फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब मैं अगर वेलोसिटी को लेता हूँ, वेलोसिटी क्या बोल रहे हैं, पोजीशन 0 पे पोजीशन 1 पे 0, पोजीशन 2 पे नेगेटिव मैक्सिमम, पोजीशन 3 पे फिर 0, पोजीशन 4 पे पॉजिटिव मैक्सिमम और पोजीशन 5 पे फिर 0। तो मैं अगर इसे ड्रॉ करूँ तो वो एक ऐसा ग्राफ बन रहा है। अब मैं अगर f की बात करूँ तो f क्या बोल रहे हैं, ये पोजीशन 1 पे या नेगेटिव मैक्सिमम। ठीक है, नेगेटिव मैक्सिमम, पोजीशन 2 पे 0, पोजीशन 3 पे पॉजिटिव मैक्सिमम, पोजीशन 4 पे 0 और पोजीशन 5 पे फिर नेगेटिव मैक्सिमम। अगर मैं इसे ज्वाइन करूँ तो ये एक ऐसा वेव फॉर्म बन रहा है। अब इसके बाद ये पूरी चीज़ अपने आप को रिपीट करते रहेंगे। मैंने जो बनाया है ये एक साइकिल बनाया है। तो ये है हमारा एक्स, ये हमारा वेलोसिटी और ये हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये पूरे चीज़ को जैसे मैंने पेंडुलम से समझा था, अगर मैं इसे इससे समझना चाहूँ स्प्रिंग वाले मोशन से, तो वो भी कर सकते हैं, बहुत इजी है वो भी। वहाँ भी पोजीशंस बता सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग है अलग अलग पोजीशंस पे। तो इनिशियली ये है हमारा मेन पॉइंट, मेन पोजीशन। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है पोजीशन 1 पे, ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पकड़ लेते हैं। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। तो ये है हमारा पोजीशन 1, फिर ये पोजीशन 2, ये पोजीशन 3, फिर ये पोजीशन 4 और ये पोजीशन 5। तो जब हमारा बॉक्स यहाँ पे है पोजीशन 1 पे, फिर ये पोजीशन 2 पे आएगा, फिर ये पोजीशन 3 पे आएगा, फिर ये पोजीशन 4 पे आएगा और फाइनली ये पोजीशन 5 पे आके रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। जब ये पोजीशन 1 पे है, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 4 और ये पोजीशन 5। तो यहाँ पे भी देख लेते, जब ये पोजीशन 1 पे है, यहाँ पर x जो है वो पॉजिटिव a है, यहाँ पे v क्या होगा 0 होगा,
क्योंकि इसके बाद यहाँ से वो जब रिवर्सल कर रहा है डायरेक्शन, इतने देर तक तो ये ऐसे मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में बॉक्स स्प्रिंग के कारण मेन पोजीशन से, लेकिन अब ये वापस जाना चाहता है तो ये वेलोसिटी जो है वो जीरो होकर फिर रिवर्स होगा। तो जब वेलोसिटी जीरो होकर रिवर्स होगा उस दौरान जो जीरो हो रहा है वही मैं पोजीशन 1 में डिनोट कर रहा हूँ। और यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन सॉरी स्मॉल एफ से दिखाना है, स्मॉल एफ इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। माइनस मतलब एक्सेलरेशन अब इस डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स भी इस डायरेक्शन में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मेरा मीन से इतना दूर है, कितना दूर है, एक्स ए दूर है, डिस्टेंस जो है वो ए है। तो मीन से जितना मैक्सिमम दूर पे है तो फोर्स भी मैक्सिमम नेगेटिव होना चाहिए। फोर्स मैक्सिमम नेगेटिव तब जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव, तो ये एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव। इस पोजीशन में क्या होगा, क्योंकि ये मीन पे आ चुका है, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, एक्सेलरेशन भी जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एफ इक्वल्स टू जीरो। लेकिन यहाँ वेलोसिटी क्या है, यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन मेरा नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए ये वाला माइनस ए ओमेगा ये काम करेगा। जब ये पोजीशन 3 पे है तो फिर मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मैक्सिमम हो गया है और नेगेटिव डायरेक्शन में हो गया है, तो माइनस ए। फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, ऐसे डायरेक्शन में, तो एफ इक्वल्स टू प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। और वेलोसिटी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी अब रिवर्स होने वाला है, अभी इधर आने वाला है, तो वेलोसिटी भी पहले नेगेटिव था, अब स्टॉप होगा और फिर पॉजिटिव होगा। तो जब स्टॉप हुआ है वही ये है, वी इक्वल्स टू जीरो। फिर से मीन पोजीशन में आ रहा हूँ तो एक्स इक्वल्स टू जीरो, रिस्टोरिंग फोर्स भी जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। और वेलोसिटी क्या होगा, अब यहाँ मैक्सिमम है लेकिन अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो प्लस ए ओमेगा। और जब पोजीशन 5 में आ गया हूँ तो यहाँ पे फिर से मेरा मीन से कितना दूर है, पॉजिटिव ए दूर है, तो एक्स हो गया प्लस ए। अब पॉजिटिव एक्स है तो रिस्टोरिंग फोर्स नेगेटिव होना चाहिए और मैक्सिमम होना चाहिए, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर रिस्टोरिंग फोर्स। और ये जो v है यहाँ पे क्योंकि रिवर्सल होगा स्पीड का, फिर से v इक्वल्स टू जीरो। तो ये हम पेंडुलम में भी समझ सकते हैं, स्प्रिंग में भी समझ सकते हैं। ओके, अब थोड़ा टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बारे में भी जान लेते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमने ये अभी डिराइव किया है कि f इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। f क्या है, एक्सेलरेशन है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये माइनस को फिलहाल ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करने के लिए बता रहे हैं, एक्सप्रेस मतलब मैग्नीट्यूड तो ओमेगा स्क्वायर एक्स ही है, तो माइनस को फिलहाल अगर ड्रॉप कर दे तो मैं लिख सकता हूँ f इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, और वहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एफ बाई एक्स। वहाँ से लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू रूट ओवर एफ बाई एक्स। ठीक है, बहुत कुछ लिख सकता हूँ। अब ये भी जानता हूँ साथ में कि ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई टी था, तो मैं टी को लिख सकता हूँ टी इक्वल्स टू 2 पाई ओमेगा, और ओमेगा इक्वल्स टू तो ये है ही, तो ओमेगा 2 पाई रूट एक्स बाई एफ, ऐसा लिख सकता हूँ ना, टी को भी रूट एफ बाई एक्स। ठीक है, और क्या लिख सकता हूँ, इस एक्स और एफ जो है दोनों में मैं एम को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, एम एक्स बाई एम एफ। ठीक है, अब ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। यहाँ आते हैं ऊपर, हमने थोड़ी देर पहले ही एक रिलेशन निकाला था, ये वाला एम एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स निकाला था ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ना एम एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स फिर से। ठीक है, एम एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स लिखते हैं, एम एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। माइनस को फिलहाल टाइम बिंग के लिए ड्रॉप कर देते हैं, तो एम एफ इक्वल्स टू के एक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं एम एफ बाई एक्स इक्वल्स टू के। ठीक है, तो यहाँ भी वही करते हैं, रूट ओवर नीचे एम एफ बाई एक्स, और ये एम ऊपर रह गया, लिख सकते हैं ना इसे ऐसे, तो
तो फिर लिख सकते हैं 2π√m/k। के क्या है हम सबको पता है, के क्या है, के को हम कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है ना, फोर्स कांस्टेंट। तो मैं ये लिख सकता हूँ T = 2π√m/k। के m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और जो T है के है वो है फोर्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी जो होता है n = 1/t होता है, तो मैं इसे फिर लिख सकता हूँ 1/2π√K/m। तो मैंने दो एक्सप्रेशन निकाला है, एक n का मीन्स फ्रीक्वेंसी का और एक टाइम पीरियड T का, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। तो फेज क्या होता है, पहले बात है कि फेज का क्या होता है, कि पहले फेज किसका होता है। तो फेज जो है वो जो भी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका हम फेज निकालते हैं। और फेज क्या होता है वो अभी पता चलेगा। तो मैं ऐसे बताता हूँ कि एक अभी हम लोग ने देखा था, एक सर्कल था, एक ऐसे डायमीटर है, ये x डैश है, ये 0 है, o है, ये x है, ये y है, ये y o और ये y डैश। तो p जो था वो हमारा पार्टिकल था जो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। क्या p सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा था? आंसर है नहीं, p नहीं कर रहा था, p कर रहा था सर्कुलर मोशन। p कौन है? जो हमारा ये बाउंड्री पे ऐसे ऐसे चलता है, ये है p। p सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? ये इसका जो शैडो है नीचे वाला n, वैसे अगर दिखाया था पहले, फिर दिखाता हूँ। ये जो n है, ये जो n है, n सर्कुलर मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। किसके कहाँ कर रहा है? ये x o x डैश, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और ऐसा ही तो ये जो है n है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, n जो है n इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो फेज किनका होगा? फेज भी n का होगा। लेकिन कैसे निकालेंगे फेज? तो फेज ऐसे निकालेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम मैं पकड़ लेता हूँ t। इस t टाइम पे हमारा जो एंगल था वो थीटा था, और p जो है इस पोजीशन पे बैठा है, मान लीजिए इस पोजीशन पे। तो यहाँ इस पोजीशन पे टाइम t है और एंगल थीटा है, और p जो है इस पोजीशन पे बैठा है, यह एंगल जो है थीटा है, ठीक है। तो हमारा n उस वक्त कहाँ पे है? इस यहाँ पे n उस वक्त यहाँ पे। तो मैं बोलूँगा कि इस वक्त n का जो फेज है, फेज ऑफ n एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो क्या है? थीटा। ये एंगल समझ रहे हैं? थोड़ी देर बाद क्या n का फेज सेम रहेगा? आंसर है नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा? थोड़ी देर बाद ये होगा, मैं बताता हूँ। थोड़ी देर बाद ये होगा कि हमारा जो p है वो इस पोजीशन में चला जाएगा, तो एंगल क्या बनेगा? एंगल ऐसा बनेगा। अब नया थीटा क्या होगा? ये वाला होगा नया थीटा, जो मैं पकड़ लेता हूँ थीटा डैश। और n का पोजीशन क्या होगा? यहाँ होगा, यहाँ, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद तब n का फेज क्या है? नाउ फेज ऑफ n एट दिस इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है? अब ये है थीटा डैश, ठीक है ना। तो ये समझने वाली बात है कि फेज किनका है? उनका है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कौन? n कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट, p नहीं, n सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में मान लीजिए यहाँ पे n का फेज क्या है? तो यहाँ पे n का फेज है जो ये एंगल बनेगा ऐसे, ये एंगल, ये है n का फेज।
थोड़ी देर बाद ये जो पर्पल एन है इनका फेज क्या है, ये पर्पल एंगल। ये जो ब्लैक एन है इनका फेज क्या है, ये ब्लैक एंगल। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एन का फेज भी जो है वो चेंज हो रहा है। एक बार फेज यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे एन का फेज कुछ और है, कुछ और है। लेकिन हमें ये पता है कि मैं अगर एक सर्कल बनाऊँ और ऐसे करके रखूँ तो इस पॉइंट में एन का फेज है 0 डिग्री, यहाँ पे एन का फेज है 90 डिग्री क्योंकि पी यहाँ पे आ जाता है तब। यहाँ पे एन का फेज क्या है 180 डिग्री क्योंकि पी यहाँ आ जाता है। फिर जब एन यहाँ से वापस इधर आएगा तो पी इधर होगा, उस वक्त एन का फेज क्या होगा, एन का फेज होगा 270 डिग्री, ठीक है। और जब फिर यहाँ आ जाएगा तो एन का फेज फिर हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है ना। तो ये है एन का फेज। जब जहाँ मान लीजिए यहाँ पे एन है तो इसके बराबर पी कहाँ पे है, और ये जो एंगल है ये एन का फेज। जब एन यहाँ है तो इसके बराबर पी कहाँ है, यहाँ। तो अभी ये जो एंगल है ये है एन का फेज। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली फेज ऑफ एन, ठीक है। फेज ऑफ एनी पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एट दैट इंस्टेंट क्या फेज होगा, वो होगा एन, वो होगा थीटा से डिनोट होगा, दैट इज गिवन एज फेज। अब ये फेज डिफरेंस क्या होता है, तो अगर दो पार्टिकल है जो दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जब पहला पार्टिकल यहाँ पे है तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है। समझिए ये पहला पार्टिकल है, दो पार्टिकल, अब दो एन है, एक n1 एक n2, दोनों ही सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे हैं। तो n1 भी ऐसे आगे पीछे कर रहा है, n2 भी ऐसे ही पूरा आगे पीछे कर रहा है, लेकिन वो दोनों एक साथ आगे और पीछे नहीं जा रहे हैं। वो n1 यहाँ पे जब है तो n2 यहाँ पे है, तो उनके बीच में एक फेज डिफरेंस आ जाता है। कैसे कि n2 का फेज क्या है, अभी n2 का फेज ये है, ये वाला एंगल n2 का फेज है, मैं पकड़ लेता हूँ θ2। और n1 का फेज क्या है, ये अगर यहाँ पे है तो n1 का फेज उस वक्त 0 है तो इनका फेज डिफरेंस क्या है, θ2 - 0। ये मतलब हो गया θ2 हो गया हमारा n2 और n1 का फेज डिफरेंस। n1 अगर यहाँ नहीं होकर यहाँ होता तो समझने में थोड़ा ज़्यादा इजी होता पकड़ लीजिए कि हमारा n जो है वो यहाँ नहीं है, n जो है यहाँ पे है। पहले ये एक सर्कल था और n जो है हमारा n1 वो यहाँ पे है, n1 यहाँ पे है। तो n1 यहाँ पे, तो n1 का फेज क्या होगा, n1 का फेज ये है, और ये हमारा जो एंगल बन रहा है ये वाला θ1, ये है n1 का फेज। उस वक्त n1 और n2 का फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस बिटवीन n1 एंड n2 क्या है, n1 जो है वो एंगल θ1 बना रहा है और n2 जो है वो एंगल θ2 बना रहा है। तो इनका जो माइनस है सब्सट्रैक्शन वही है फेज डिफरेंस। ये डिफरेंस का साइन ऐसे है, प्लस या माइनस नहीं है लेकिन फेज डिफरेंस है। अगर मैं देखूँ कि लीड कौन कर रहा है, कौन आगे आगे भाग रहा है, देख कर ही समझ आ रहा है ना कि n2 जो है वो आगे आगे भाग रहा है और n1 उसके पीछे पीछे फॉलो कर रहा है। तो अगर मैं बोलूँ तो ऐसे बोल सकता हूँ कि n2 जो है n2 इज लीडिंग n1, ऐसे बोल सकता हूँ। या ऐसे ही बोल सकता हूँ कि n1 इज लैगिंग n2। तो ये आगे n1 जो है वो आगे आगे भाग रहा है, n2 पीछे पीछे भाग रहा है। तो ये हो गया कंसेप्ट फेज का और फेज डिफरेंस का बिटवीन दी पार्टिकल्स हु आर एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी गुड। अब हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ईपॉक क्या होता है। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ईपॉक, ईपॉक है, हमने अभी तक क्या पकड़ा था कि ये एक सर्कल है और एक पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और इसके कॉस मतलब n भी यहाँ है और p भी यहाँ है, तब मैं पकड़ा हूँ कि टाइम जो है वो 0 है, ठीक है। तो हमारा ओमेगा टी जो था वो भी 0 हो रहा था, ठीक है। और जो कॉस ओमेगा टी था वो भी कॉस 0 मतलब 1 मैक्सिमम वैल्यू पे था इस पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ी देर बाद जब ये पार्टिकल यहाँ जाता है तो p यहाँ है
अब ये जो एंगल है वो ऐसा बनेगा, एन जो है वो यहाँ होंगे उस वक्त, ये एंगल है थीटा, और उसके अकॉर्डिंग हमारा ओमेगा टी भी कुछ चेंज हो जाएगा, ओमेगा टी चेंज होगा क्योंकि थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी है, थीटा चेंज हुआ तो ओमेगा टी चेंज होगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस ओमेगा टी भी चेंज हो जाएगा, कुछ एक वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस में हमने क्या पकड़ा था कि जो इनिशियल पोजीशन है हमारा एन का ये या पी का, वो ये है, जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो है तो हमारा ये पी यहाँ पे खड़ा है। लेकिन ऐसा हो ही सकता है ना कि इनिशियल पोजीशन पी का जो है वो यहाँ ना होकर पी शुरू ही कर रहा है यहाँ से, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई, ये है वाई डैश, और ये है जीरो, और पी का मोशन स्टार्ट ही हो रहा है यहाँ से, पी यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो है। मतलब जब हमारा एन जो था वो इस पोजीशन पे था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले पोजीशन पे, तो हमारा मोशन स्टार्ट हुआ है, तब से मैं काउंट स्टार्ट कर रहा हूँ। हो ही सकता है ना, ये एक लाइन था, ये है हमारा एक्स, ये है हमारा एक्स डैश, ये है हमारा ओ, मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये है पोजीशन 1, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ आएगा पोजीशन 2, पोजीशन 3, पोजीशन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ आ गया। मतलब यहाँ से हमने स्टार्ट किया है मोशन, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, क्या साइकिल कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ, ऐसे, और फिर जब यहाँ आएगा तब जाकर साइकिल कंप्लीट होगा। तो हम इंस्टेड ऑफ यहाँ से शुरू करना कि यहाँ से शुरू किया हूँ, यहाँ गया, फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ आया, तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। इसकी जगह मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना कि बीच से कहीं से शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू हुआ है और फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर इसी पॉइंट पे जब आया साइकिल कंप्लीट। या मैं यहाँ से भी कहीं से कर सकता हूँ, इस जगह से, कि भाई यहाँ से साइकिल शुरू हुआ है और इस डायरेक्शन में शुरू हुआ है, इस डायरेक्शन में, तो इतना, फिर यहाँ से इतना और फिर यहाँ से इतना, अब जाके साइकिल कंप्लीट हुआ। तो ये था मेरा t इक्वल्स टू जीरो, इस पॉइंट में मेरा t इक्वल्स टू जीरो, और हम लोग अभी तक जो कंसीडर कर रहे थे वो ये पॉइंट था t इक्वल्स टू जीरो, यहाँ से शुरू यहाँ से ख़त्म। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, मैं t यहाँ से ही पकड़ सकता हूँ। तो जब t इक्वल्स टू जीरो पकड़ूंगा तो ये है हमारा थीटा। अब जो एक्सप्रेशन था थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, जहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो ले लूँ तो थीटा क्या हो जाएगा? जीरो। लेकिन क्या टाइम इक्वल्स टू जीरो पे मेरा थीटा जीरो है? नहीं है, ऑलरेडी कोई दूसरा वैल्यू है। तो जब टाइम इक्वल्स टू टी पे थीटा जीरो नहीं है तो हमारा एक्सप्रेशन कुछ और लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना होगा? थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई लिखता हूँ। अब ये फाई क्या है? देखिए, जब t इक्वल्स टू जीरो पुट करूँगा इस पर तो क्या होगा? ये टर्म जीरो हो जाएगा, लेकिन थीटा इक्वल्स टू फाई है। मतलब कि जब टाइम इक्वल्स टू जीरो है तब भी थीटा का कुछ वैल्यू है। क्या वैल्यू है? फाई वैल्यू। तो यहाँ पे जो थीटा है उसे मैं लिख देता हूँ फाई, मतलब ये है हमारा फाई। तो मतलब थीटा जो है, ये एंगल जो है वो t इक्वल्स टू जीरो पे फाई है। अब इसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है हमारा फाई के ऊपर ये ओमेगा टी ऐड होता जा रहा है। अगर t जीरो है तो सिर्फ फाई है। अब t जैसे जैसे पास कर रहे हैं हमारे इस फाई के ऊपर वो ओमेगा टी भी ऐड होता जा रहा है, ओमेगा टी ऐड होता जा रहा है जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है। और एक कंप्लीट साइकिल होगा जब ये ओमेगा टी ऐड होते होते पूरा 2 पाई हो जाएगा। मतलब कि हम यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ से 2 पाई ट्रैवल करके, यहाँ से शुरू किए थे और यहाँ से पूरा 2 पाई ट्रैवल करके फिर यहाँ पे आ गए। मतलब कितना एंगल हुआ? फाई के साथ हमने 2 पाई और ऐड कर दिया, है ना। तो यहाँ से शुरू किए हैं और फिर यहाँ पे आ गए हैं, तब जाके हमारा एक साइकिल कंप्लीट होगा। तो उस वक्त थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई है, तो उस वक्त हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू 2 पाई प्लस फाई, यही हो जाएगा थीटा का वैल्यू। ठीक है ना, ये समझ आ रहा है। t इक्वल्स टू जीरो जब होगा तो भी एक थीटा का वैल्यू है विच इज़ फाई। दैट्स वाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नहीं स्टार्ट हो रहा है। अब ये फाई कभी बड़ा भी हो सकता है, कभी छोटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा t इक्वल्स टू जीरो पे भी फाई का एक वैल्यू है, इसे ही हम कहते हैं एपॉक। और ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ ना, t इक्वल्स टू जीरो पे ऑलरेडी ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं ओमेगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अगर ये नीचे होता इस डायरेक्शन में, मान लीजिए कि जब t इक्वल्स टू जीरो है तो ऑलरेडी वो पीछे है, थोड़ा यहाँ पे है माइनस, मतलब फाइव है, ऐसा फाई नीचे की तरफ है, तब वो एक्सप्रेशन क्या होता?
तब एक्सप्रेशन हमारा होता इस टाइप का। तब हमारा एक्सप्रेशन हो जाता थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस फाई। क्यों? क्योंकि अब देखिए जब टी इक्वल्स टू जीरो पुट करूँगा, टी इक्वल्स टू जीरो इसमें पुट करूँगा तो फाई थीटा क्या आएगा माइनस फाई, मतलब ये नेगेटिव डायरेक्शन में है। हमारा जो ओरिजिन है यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जाएंगे तो ये पॉजिटिव है, और हम अगर नीचे की तरफ ऐसे गए तो ये नेगेटिव एंगल होता है, तो ये पॉजिटिव एंगल। तो हमारा तो फाई नीचे ही रह गया है इस पॉइंट से, जब मैं टी इक्वल्स टू जीरो कंसीडर कर रहा हूँ तो फाई नीचे ही रह गया है, तो इसलिए नेगेटिव। तो ये ऊपर वाले को हम लिखेंगे ओमेगा टी इक्वल्स टू, ये वाले पोजीशन को से अगर मेरा टी इक्वल्स टू जीरो है इस पोजीशन में तो एंगल बनेगा ओमेगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई, और अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो मेरा एंगल बनेगा थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू। तो एक्सप्रेशन जो बनेगा उसका भी सेम ऐसा ही होगा उस वक्त। एक्सप्रेशन जो बनेगा उस वक्त वो भी ऐसा ही बनेगा। कैसा, कौन सा एक्सप्रेशन? मैं डिस्प्लेसमेंट के एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ। तो जो था हमारा x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, अगर यहाँ से t इक्वल्स टू जीरो कंसिडर करता हूँ तो एक्सप्रेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, अगर ये कंसिडर करता हूँ t इक्वल्स टू जीरो, ये वाला था किसी केस में, तो एक्सप्रेशन होगा x इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। बस इतना ही डिफरेंस आ जाएगा। अब ये जब चेंज होगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारा v भी चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा f भी चेंज होगा। सिंपल डिफ्रेंशिएशन करके हम ये सब वैल्यू पा सकते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ अप्रोच क्या है, क्या इंटरफेरेंस है, क्या मतलब आप समझ सकते हैं इसका, ये इंपॉर्टेंट है। ओके।